नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ हाउसफुल शो विद नितिन में। जैसा कि आज हमारे वीडियो का शीर्षक है जिक्र नौशाद। तो आज हम नौशाद साहब के विषय में बात करेंगे। भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत के सिरमौर नौशाद साहब। और नौशाद साहब के विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उपस्थित डॉक्टर महेंद्र पाठक। आपका बड़ा रिच एक्सपीरियंस रहा है मीडिया फील्ड में। 37 वर्ष आपने सेवाएं दी हैं ऑल इंडिया रेडियो में और दिल्ली दूरदर्शन पर, जिसमें काफी बड़े उच्च पदों पर आप रहे हैं। और भाई साहब ने प्रत्यक्ष रूप से नौशाद साहब से भेंट करके काफी चर्चा की, तो उसी चर्चा के संस्मरण आज भाई साहब हमें सुनाएंगे। तो भाई साहब, आपका पहले तो बहुत स्वागत करता हूं मैं और धन्यवाद धन्यवाद। प्रेषित और करता हूँ। आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जी। तो भाई साहब, मैं पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपकी नौशाद साहब से कब, कैसे और कहाँ भेंट हुई और क्या अनुभव रहा? दरअसल इस सवाल का सीधा जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा उसकी पूर्व पीठिका बताना चाहूँगा कि नौशाद साहब को एक संगीतकार के रूप में तो मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब से जानता था। और उसके बाद मैंने जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो उसके 3 वर्ष बाद नौशाद साहब ने 1983 में रफ़ी साहब की बरसी के मौके पर एक जयमाला पेश की थी वेद भारती कार्यक्रम से। और वो जयमाला हमने रिकॉर्ड कर ली थी अपने खुद के लिए। और उस ज़रिए नौशाद साहब की म्यूज़िक तो हम सुनते आए थे, लेकिन नौशाद साहब की आवाज़ और नौशाद साहब क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, रफ़ी साहब के बारे में क्या बताया है, और भी चीज़ें उन्होंने जयमाला में अपनी जो प्रोग्राम पेश करते समय बताई थी, तो वो जाना। और आप इत्तेफ़ाक देखिए कि उस घटना के यानी कि 1983 के ठीक 10 साल बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय राज्यपाल शासन लगा हुआ था, कोई सरकार नहीं थी। मोतीलाल वोरा जी उस समय राज्यपाल हुआ करते थे और थोड़ा-सा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका बड़ा लगाव था। तो उनकी अध्यक्षता में एक अवध रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई। और ये हुआ कि वो पहला अवध रत्न सम्मान नौशाद साहब को दिया जाए, क्योंकि वो लखनऊ के थे और ज़ाहिर-सी बात है अवध के रत्न तो खैर थे ही। तो देखा जाए तो न सिर्फ नौशाद साहब सम्मानित हो रहे थे, बल्कि अवध रत्न सम्मान भी सम्मानित हो रहा था। मुझे ये पता चला कि 29 अक्टूबर 1993 को लखनऊ के बेगम हज़रत महल पार्क में एक सार्वजनिक समारोह में नौशाद साहब का अभिनंदन होना था और ये पुरस्कार उनको दिया जाना था। तो पुरस्कार के समय ज़ाहिर-सी बात है कि राज्यपाल महोदय स्वयं उपस्थित थे, उनके जो सलाहकार थे वो थे। और बॉम्बे से विशेष रूप से दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अज़ीज़ और ज़ाहिर-सी बात है नौशाद साहब को तो पुरस्कार मिलना था, वो तो थे ही। तो ये फंक्शन होना था जिस दिन, तो मैंने ये, चूँकि मैं उस समय लखनऊ में ही पोस्टेड था, मीडिया में था और इस नाते थोड़ा जनसंपर्क अच्छा था। मोतीलाल वोरा जी भी व्यक्तिगत रूप से मुझे पहचानते इसलिए थे कि तमाम उनके जो कार्यक्रमों की कवरेज के लिए मैं जाता रहता था, तो वो बाकायदा ये देख लेते थे कि मेरी टीम पहुंच गई है, उसके बाद ही वो बोलना शुरू करते थे। ही वाज़ सो इंटेलिजेंट। तो इस नाते मैंने ये पता कर लिया कि कौन कहाँ बैठेगा। तो पता ये चला कि साहब स्टेज पे तो गवर्नर साहब होंगे, बल्कि गवर्नर साहब भी स्टेज पे नहीं होंगे, स्टेज पे सिर्फ वादक कलाकार होंगे। और जब पुरस्कार देने की बारी आएगी तो जो है महामहिम जाकर के नौशाद साहब को पुरस्कार देंगे, और जो दिलीप कुमार साहब या सुनील दत्त साहब को जो बोलना है वो स्टेज पे जाकर के अपना बोलेंगे। तो मैंने ये पता किया कि कौन कहाँ बैठेगा, तो उसमें पता चला कि फर्स्ट रो के इस सोफे पर सुनील दत्त साहब और दिलीप कुमार साहब बैठेंगे। अब चूँकि मैं मीडिया में था, तो मुझे ये कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैंने उसके जस्ट पीछे वाली लाइन के सोफे पे अपने बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली थी। और मैं जाके वहाँ पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आसनस्थ हो गया। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि पुरस्कार देने से पहले जिसको पुरस्कार मिलता है उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो उस समय चूँकि सरकार नहीं थी, लेकिन मोतीलाल वोरा जी ने
अपने तमाम अधिकारियों जो उनके सलाहकार थे, उसके अलावा एक राज्य एकीकरण परिषद होती है हर राज्य में, तो उसका अध्यक्ष कांग्रेस के ज़माने के एक बड़े मिनिस्टर साहब को बना रखा था। तो उनको सबसे पहले बुलाया गया अपना भाषण देने के लिए। तो साहब वो भाषण जब देने लगे तो देखिए ये पूर्व पीठिका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बताना ज़रूरी था, नहीं तो शायद मेरी एंट्री ना होती उसमें। तो उन्होंने बताते बताते ये कहा कि साहब देखिए सामने मेरे सुनील दत्त साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों बैठे हैं, और मदर इंडिया में दोनों ने क्या बढ़िया काम किया था। तो मुझे बेसाख्ता हंसी भी आ गई और कुछ मेरे मुंह से निकल पड़ा। अच्छा, दिलीप कुमार साहब चूंकि मेरे ठीक सामने वाली सीट पे थे, मैंने सीट ही चूज की थी ऐसी, तो उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा। और देखिए बड़ा आदमी ज़रूरी नहीं कि कुछ कहे, लेकिन चूंकि वो एक्टर थे और उनकी आंखें और उनका चेहरा सब कुछ कह गया, और धीरे से सुनील दत्त से बोले कि देखो ये लड़का नई पीढ़ी का है, इसको पता है कि मैं नहीं था उसमें, राजेंद्र कुमार था, और ये जो साहब जो है मेरे बारे में बोल रहे हैं उनको नहीं पता है। एनीवे, तो इस नाते उन्होंने मुझे ये मेरे मुंह से जब निकला तो देख लिया। फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद भीड़ लग गई कि नौशाद साहब का इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू होना है। अब जाहिर सी बात है उसमें तमाम, मैं उस समय काफ़ी कम उम्र का था, तो उससे तमाम सीनियर लोग थे हमसे, उनको मौका मिला। तो जब मैं गया तो नौशाद साहब तब तक काफ़ी थक भी गए थे, और उसके बाद उनको खाने वाने के लिए भी रात के डिनर के लिए भी जाना था। लेकिन वहीं बगल में दिलीप साहब खड़े थे, तो उन्होंने मेरी सिफारिश कर दी। बोले लड़का जानकार है, इसको इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। तो ये उनका एक शब्द, तब नौशाद साहब मेरी तरफ मुखातिब हुए, और नौशाद साहब ने कहा अच्छा ठीक है। और हालांकि वो बड़ा शार्ट इंटरव्यू था क्योंकि वो मीडिया के लिए था, और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ठीक है बेटा, मैं कभी फिर तुमसे फुर्सत में बात करूँगा। अब बात आती है कि मुलाकात कैसे हुई। 29 तारीख का वो फंक्शन ख़त्म हो गया अक्टूबर का। उसके 1.5-2 महीने बाद शायद वो दोबारा लखनऊ आए होंगे। तो पता चला कि गार्ड जो हमारे ऑफिस का था, वो उनको लेके दफ्तर के अंदर चला आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल कर स्टूडियो की तरफ जा रहा था, देखा नौशाद साहब चले आ रहे थे। तो उन्होंने अच्छा, वो शायद मेरा नाम भी नहीं जानते थे, शायद कुछ हुलिया उलिया उस गार्ड से बताया हो, तो बोले अच्छा हाँ हाँ, ये मिल तो गए जिन साहब को मैं ढूंढ रहा था। फिर अब मुझे समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने उनको सलाम दुआ नमस्कार जो भी करना था वो किया, और मैंने सोचा कि अगर मैं अपने कमरे में बैठूंगा तो लोग बार बार आके डिस्टर्ब करेंगे, हो सकता है डायरेक्टर साहब बुला लें। तो मैंने ये देखा कि मेरे एक सीनियर उसी लेन मेरी जिस साइड में मेरा कक्ष था, वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो मैं उनके साथ उनके कमरे में जाके बैठ गया कि ताकि वहाँ ना तो कोई ढूंढने आएगा और फ़ोन भी आएगा तो मैं अपने कमरे में मिलूंगा नहीं। आप यकीन कीजिए वो लंच के बाद आए थे, वक्त तो मुझे नहीं याद है कितने बजे आए थे, लेकिन अमूमन 3-4 घंटे वो बातें करते रहे, और बहुत सारी बातें हुई। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और बड़ा मुतासिर हुए थे, बड़ा खुश होकर के बड़ा आशीर्वाद दे के गए। तो ये तो हुई बात कि ये उनसे इस तरह से मुलाकात मेरी नहीं, बल्कि वो बेचारे मुलाकात करने आए, और मेरे लिए ये बड़ा सुखद आश्चर्य के साथ साथ मैं इसको एक जिसको कहते हैं कि ईश्वरीय देन मानता हूँ। जी, जी। तो फिर मैंने जब बातें की तो बहुत सारी बातें उसमें हुई। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से उनका लखनऊ में बचपन बीता, फिर लखनऊ में किस तरह से संगीत के प्रति उनकी अभिरुचि हुई, फिर बॉम्बे जाना पड़ा उनको यूँ कि उनके पिताजी वो बड़े पुराने ख़यालात के थे, और संगीत वगैरह से उस दिनों उसको ये माना जाता था कि मिरासियों का काम है। तो उन्होंने बताया कि साहब मैं जब छोटा सा था तो उनके एक मामू जान हुआ करते थे, तो मामू जान की साइकिल में बैठ के 3-4 साल की उम्र में वो लखनऊ के पड़ोस में एक ज़िला है बाराबंकी, और वहाँ पे एक दरगाह है देवा शरीफ। तो हाजी वारिस अली शाह साहब की वहाँ पे दरगाह है। तो हर साल अक्टूबर के महीने में ही वहाँ उर्स होता है, और जिस दिन हम लोगों का ये त्यौहार होता है जिसको आप करवा चौथ कहते हैं, तो करवा चौथ के दिन वो उर्स होता है, आज भी होता है।
तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मेला लगता है, तमाम तरह के लोग आते हैं मेले में। कव्वाल भी आते हैं लोग, ज़ायरीन भी आते हैं और बांसुरी वादक भी आते बांसुरी वाला उसमें। तो जब ये हैं। गए तो देखा कि वहाँ पर एक जो, अब ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में एक बाँस में बहुत सारे जो है ऐसे-ऐसे किनारे-किनारे वो लगा करके चुंगली बना-बना के उसमें वो बांसुरी फँसाए रखते हैं और बजा-बजा के, तो इनको बांसुरी वाले की बांसुरी बहुत भाई। हाँ, और मामू जान से कह के इन्होंने एक बांसुरी ली। बांसुरी तो बजाना नहीं आता था, लेकिन बांसुरी की धुन से बहुत आकर्षित हुए, बहुत आकर्षित हुए। और फिर इनके पिताजी चूँकि वो कचहरी में मुहर्रिर थे और मुलाज़िमत करते थे एक तरह से सरकार की, तो इनके घर के पास ही चूँकि इनका जन्म जो है, यहाँ चौक में एक कंधारी बाज़ार नाम का मोहल्ला है, तो वहीं से पास में अमीनाबाद इंटर कॉलेज है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज आज भी है। उस ज़माने में वो इंटर कॉलेज नहीं था, सिर्फ़ हाई स्कूल हुआ करता था। ये उन्होंने बताया था कि मैं उस समय अमीनाबाद हाई स्कूल में पढ़ा था। तो जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो जिस जिस दिन मेला लगा, तो उस दिन मेला ना जा कर के ये वो सॉरी स्कूल ना जा कर के मेले चले गए और लौट के आकर के इनकी काफ़ी खातिर तवज्जो फिर हुई घर में, समझ सकते हैं आप। और इसी तरह फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि इनका संगीत के प्रति रुझान बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि वहीं अमीनाबाद और लाठूस रोड के नुक्कड़ पे एक श्री राम रोड का तिराहा है, तो वहाँ पे एक भोंदू एंड कंपनी नाम की जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की दुकान थी, तो उस समय उसको कहते थे साज़ों की दुकान। तो उस दुकान के जो मालिक थे वो एक लड्डन मियाँ थे, तो ये उनके हुँ, घर गए और बोले हुज़ूर जो है अगर आप चाहें तो मैं आपके दुकान की थोड़ा-सा देखभाल करूँगा, साफ़ान में जो धूल-वूल गर्द-वर्द पड़ती है, उसकी सफाई कर दिया करूँगा, सुबह लोबान-वोबान जला के थोड़ा-सा सुगंधित कर दिया करूँगा। तो उन्होंने सोचा लड़का ठीक-ठाक बोलता है। अच्छा, भाषा के मामले में और तहज़ीब और अदब के मामले में नौशाद साहब को जब भी मैंने सुना है या जब मेरी मुलाकात हुई, इतना मीठा और इतना तमीज़ से और बिल्कुल जिसको कहते हैं पूरा लखनऊआ नफ़ासत और नज़ाकत के साथ वो बोलते थे कि कोई भी आदमी उनसे नाराज़ तो हो ही नहीं सकता। तो बचपन में भी ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी वही अदा रही होगी। तो लड्डन मियाँ ने उनको अपने जो दुकान की चाबी सौंप दी। बोले ठीक है बेटा, तुम सुबह अपना दुकान खोल के साफ-सफाई कर दिया करो, झाड़ू-पोछा कर लिया करो, साज़ों को झाड़-वाड़ दिया करो। अच्छा, इनकी लालच उसके पीछे ये थी कि ये हुँ, हारमोनियम पे बैठ के थोड़ा-सा अपना रियाज़ कर लेते थे। अच्छा, रियाज़ भी कैसे करते थे? यहाँ पे एक रॉयल सिनेमा हुआ करता था उन दिनों, बाद में वो मेहरा सिनेमा हुआ। मेहरा सिनेमा में हमने भी फ़िल्में देखी हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। अब कोई उसका नामो-निशान नहीं बचा है, वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी मार्केट बन गई है। एनीवे, तो रॉयल सिनेमा में जिन दिनों नौशाद साहब का बचपन था, तो उन दिनों मूक फ़िल्में आया करती थी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मूक फ़िल्मों में कोई क्या देखे? देख तो सकता है, लेकिन सुने क्या? तो ये आइडिया लगाया सिनेमा हॉल वालों ने कि अगर हम किसी एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को बिठा दें, तो सीन के लिहाज से वो थोड़ा-सा बैकग्राउंड म्यूज़िक हुँ, बजा दिया करे। तो वहाँ पर एक उस्ताद थे, तो वो जो है अपना ऑर्केस्ट्रा चलाया करते थे। तो और एक सिनेमा का शो का जो टिकट था उस ज़माने में, वो पैसा शायद इनके पास नहीं था, तो ये बेचारे कान लगा के हॉल के किनारे दरवाज़े के सहारे खड़े हो जाते थे और म्यूज़िक सुनते रहते थे। और फिर जो म्यूज़िक ये उस सिनेमा हॉल में सुनते थे शो के दौरान, वही अगले दिन जाकर के वहाँ पे अपने हारमोनियम पे उसको रीप्ले करते थे या रियाज़ करते थे, आप उसको जो भी कह प्रैक्टिस। लें। प्रैक्टिस, जी, जी, रियाज़। तो हुआ ये कि यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, इन्होंने एक ढर्रा ये अपनाया कि वारिस अली शाह साहब की मज़ार पे तो ये गए ही थे बचपन में, फिर वो लौ लगी बाँसुरी वाली बात जो आपने बताई। फिर एक बांसुरी को एक वो ये कहते थे लबे माशूक। जी हाँ, तो लब कहते हैं तो होंठ को, तो जी, माशूक के लबे होंठों पे जो माशूक है। कहते थे। जी, 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 जी। जी, जी, सही नौशाद कहा साहब आपने। का क्योंकि शायराना अंदाज़ था, वो बहुत अच्छे शायर भी थे, हाँ जी, संगीतकार हाँ, किस्म वो शायर भी थे, कहानीकार भी थे, कई फ़िल्मों की कहानियाँ भी उन्होंने लिखी के। हैं। जी, जी। हम लोग उसकी बाद में बात करेंगे। तो अब होता क्या था कि उस ज़माने में और इवन आज भी
लाटूश रोड और अमीनाबाद के इलाके की जो साप्ताहिक बाजार बंदी है वो बृहस्पतिवार को होती थी, और बृहस्पतिवार को उर्दू में जुमेरात कहते हैं। तो ये क्या करते थे कि बुध की शाम जब दुकान बंद करने लगते थे तो चुपके से उसमें एक हारमोनियम जिस पे ये अक्सर प्रैक्टिस किया करते थे उसको निकाल के ले आते थे, और थर्सडे इनकी यानी कि बृहस्पतिवार को छुट्टी होती थी। तो एक शाह मीना शाह की मज़ार है, तो वहाँ पे जाके जो कव्वाल वगैरह आते थे उनके साथ ही अपना हारमोनियम बजाते थे। तो ये सिलसिला इनका चल रहा था। अब जो दुकान के मालिक थे उनको नहीं पता कि भाई ये लड़का दुकान में बुधवार की शाम को पेटी निकाल लेता है और पूरे बृहस्पति वहाँ जा कर के दरगाहों में जो है अपना रियाज करता है और जो इसको आता है बजाता है। एक दिन इनकी चोरी पकड़ी गई। वो इनके मालिक ने देख लिया और उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, तो ये बात है, तुम जो है इस वजह से अपने हाथ साफ कर रहे हो और तुमको सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल राजकुमार वाले स्टाइल में उन्होंने कहा ज़रूर मिलेगी। तो ये डर गए, इनको लगा कहीं अब पता नहीं क्या सज़ा मिले। तो बड़ा डरते डरते बोले हुजूर सज़ा मत दीजिए। बोले नहीं, सज़ा तो हम देंगे, और तुम्हारी सज़ा ये है कि जो साज़ तुम लेके अक्सर जाते हो ये साज़ आज से तुम्हारा हुआ, अब तुम इसको अपने घर ले जाओ। अब आप सोचिए कि ऐसी सज़ा देने वाले लोग अब कहाँ मिलते हैं। तो खैर वो अपने घर ले आए। अच्छा, घर पे चूँकि इनके पिताजी बहुत ही सख्त मिजाज के थे तो उनके रहते तो ये बजा नहीं ऑब्जेक्शन। सकते थे, ऑब्जेक्शनेबल था। तो ये अपने चारपाई के नीचे उसको ढक के रखते थे, और इनकी माताजी और इनकी दादी बेचारी किसी तरह से इस राज को छुपाए रखती थी कि इनके चारपाई के नीचे क्या रखा है। अच्छा, रात वात को भी ये देर से लौटते थे तो दादी इनकी, इन्होंने बताया कि वो एकदम मेन दरवाजे के पास ही अपनी चारपाई डाल के इसलिए लेटती थी कि ताकि ज़रा सी आहट हो, कुंडी खड़के, कुंडी क्या खड़के बल्कि ज़रा सी आहट हो, कुछ इनका कोड वर्ड रहा होगा अपनी दादी के लिए, तो वो दरवाज़ा खोल देती थी। लेकिन ये चोरी बहुत दिन नहीं चल पाई, और एक दिन ऐसा आया कि इनके पिताजी ने इनसे कहा कि अब बरखुरदार, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं कि या तो तुम इस घर में रह लो और या फिर अपना संगीत चुन लो। तो घर और संगीत दोनों में से तुमको एक का चुनाव करना है। और इन्होंने बोले कि मैंने तत्काल ये निर्णय लिया कि मुझे संगीत चुनना है, और संगीत इन्होंने चुन लिया। और उसके बाद 1937 में, उन्होंने शायद ये भी कहा था अपने पिताजी से कि घर आपको मुबारक हो। हाँ हाँ, जी जी जी, जो वो ये भी कहा था, बिल्कुल कहा था, आप सही कह रहे हैं, आपको घर मुबारक हो और मुझे मेरा संगीत मुबारक। मेरा संगीत तो ये, मुबारक। हाँ, तो ये जब फिर वहाँ से 37 में चले गए, और काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ पे कई जगह पे रहे। एक नामी साहब का वो बड़ा नाम लेते थे, कोई अब्दुल हलीम नामी साहब थे, वो शायद लखनऊ के ही रहने वाले थे, वहाँ प्रोफेसर वगैरह थे। तो उनसे इनको कुछ मदद मिली, उनके यहाँ शरण भी मिली। उन्होंने इनको कुछ सलाह मशवरा भी दिया कि तुम ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो धीरे धीरे इनको काम मिलना शुरू हुआ, और फिर पहली फिल्म जो इन्होंने की एक तरह से, तो वो फिल्म इनकी जो थी उसमें इनको मतलब काम क्या मिला, एक तरह से वो मिला था प्रेम नगर में इंडिपेंडेंट रूप से काम करने को मौका मिला। उससे पहले कई जगह असिस्टेंट रहे, खेमचंद प्रकाश जी के रहे, पंडित ज्ञानदत्त के रहे, मुश्ताक हुसैन खां साहब के रहे, और काफ़ी जिसको कहते हैं कि इन्होंने मतलब मेहनत की। और सहायक मेहनत के। के सहायक के रूप में कई बार तो सब, इवन सबसे पहले तो साजिंदे के रूप में इनको जो है नौकरी मिली थी। 40 रुपये महीने पियानो वादक बने, फिर 40 रुपये से 60 रुपये हुए, 70 हुए, 75 हुए, 80 हुए, फिर प्रेम नगर फिल्म में इनको 100 रुपये महीने पर रखा गया। लेकिन वो फिल्म सिर्फ 3 महीने बन गई, तो ये आप समझ लीजिए कि प्रेम नगर फिल्म के लिए इनको मात्र 300 रुपये मिले। तो लेकिन प्रेम नगर फिल्म की प्रसिद्धि और इस तरह हुई कि उसका संगीत उस ज़माने में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो इनको अगली फिल्म तुरंत मिल गई, तो उसमें माला और दर्शन, तो उस फिल्म में इनको एकदम से 300 की जगह 600 रुपये मिल गए। ये बात है, मतलब 40 में प्रेम नगर आई, 42 में माला और दर्शन आई। फिर जो है उसके बाद जो है इनको जब स्टेशन मास्टर मिली
तो इनको 1200 रुपये उस फिल्म के लिए मिले और बोले कि साहब जब 1200 रुपये मिले तब मुझे लगा कि मेरी कुछ हैसियत है। बड़ी राशि थी और उस समय। हाँ, और पहली फिल्म में इनको जब पहली बार जब प्रेमनगर में अपने क्रेडिट्स में नाम देखे तो बड़ा खुशी हुई। और हेमचंद प्रकाश जी जो इनके गुरु रह चुके थे, ये उनके असिस्टेंट रहे थे, तो उन्होंने उनके पीठ पे हाथ रखा और कहा कि देखो मेरे असिस्टेंट ने कितना म्यूज़िक अच्छा दिया है। तो नौशाद साहब कह रहे थे कि मुझे हेमचंद प्रकाश जी ने जब मेरी प्रशंसा की तो मुझे लगा कि वाकई मैंने अच्छा काम किया। ये हेमचंद प्रकाश वही वाले हैं जिन्होंने महल में और बाद में जिद्दी में किशोर जी, कुमार किशोर को कुमार भी को पहला अवसर इन्होंने दिया। पहला अवसर दिया था। जी जी जी। उसके बाद तो खैर इनकी गाड़ी चल निकली और उसके बाद एक तरह से जिसको कहते हैं इनका टर्निंग पॉइंट आया रतन से। जी, रतन में अब क्या था कि चूंकि ये अवध के रहने वाले थे और अवध की ज़बान और अवध के लोकगीत इनके दिमाग में रचे बसे थे। बचपन के 16-17 साल तो इन्होंने यहीं गुजारे थे। तो उन 16-17 सालों का जो इनका जो कान का इस्तेमाल था वो बड़ा गज़ब का था। सिर्फ बांसुरी वाले से बांसुरी नहीं सीखी बल्कि यहाँ पे जब थे तो उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी से वो उन्होंने संगीत बनाना सीखा। फिर यहाँ पे लाठूस रोड पे कोई कोठे वाली बाई थी तो उसको उस्ताद सिखाते थे, उन उस्ताद की भी शागिर्दी की। फिर एक यूसुफ साहब थे जो यहाँ पे भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है, आजकल तो यूनिवर्सिटी हो गई है, उस ज़माने में वो मैरिस्ट कॉलेज ऑफ म्यूज़िक कहलाता था। तो वहाँ पे एक सितार के वो प्रशिक्षक या उस्ताद या मास्टर आप जो भी कह लें हुआ करते थे। उनसे इन्होंने कुछ सितार की भी बारीकियाँ सीखी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अपनी तैयारी करके गए थे। ये वही मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक है जो बाद में भातखंडे हुआ। यहीं से तलत महमूद ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी, इसी मैरिज कॉलेज से। खैर तो रतन के बारे में बताने लगे कि साहब ऐसा हुआ कि जब रतन के गाने इतने मशहूर हुए, नखिया मिला के और उसके बाद जो है परदेसी बालमा, तो ये गाने इतने सहज और इतने सरल थे कि कोई आम आदमी इनको गुनगुना सकता था, गा सकता था। तो नौशाद साहब बता की खुद के विवाह में बारात में यही गाने बज रहे थे। जी जी, मैं उससे आऊँगा। उस बारात से पहले एस डी बर्मन साहब का किस्सा है कि एस डी बर्मन साहब का रसोइया एक दिन देखा इन्होंने कि रसोइया बर्मन दादा का वो रतन फिल्म का गाना गा रहा था। तो सचिन दा बड़ा नाराज़ हुए, बोले तू नौकरी मेरे यहाँ करता है और गाने नौशाद के गाता है। तो, तो उसने कहा कि साहब वो गाना मैं गा सकता हूँ, आसान है इसलिए गा रहा हूँ, आपके गाने थोड़ा बड़ा मुश्किल होते हैं। तो नौशाद साहब की इस चीज़ का उन्होंने बल्कि बताया। अच्छा, उस ज़माने में प्रतिस्पर्धा ज़रूर थी लेकिन बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी और जितने भी संगीतकार थे या जो भी लोग थे उनमें आपस में कोई किसी तरह का वैमनस्य नहीं था। आजकल की तरह कोई सम्मान। कट थ्रू, हाँ, सम्मान था, आदर था, एक दूसरे के काम के प्रति प्रशंसा थी और आज की तरह कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था। तो एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान करने के साथ साथ उसके काम की भी इज्जत करते थे। तो सचिन दा ने नौशाद साहब से कभी कहा होगा कि भाई तुम्हारे उस गाने की वजह से मैंने सीखा कि गाना अगर सीधा सरल और सहज होगा तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। कम से कम मेरा रसोइया तो उसको गा सकता था। एनीवे, तो बाद में फिर 1945 में अचानक इनके वालिद ने इनको ख़त भेजा कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है और तुम आ जाओ, लेकिन खबरदार किसी से ये मत बताना कि तुम वहाँ करते क्या हो। तो तो बोले कि मैं क्या बताऊंगा। तो बोले तुम ये बता देना कि मैं वहाँ दर्जीगिरी का काम करता हूँ, सिलाई का काम। अब बोले कि साहब जो है मेरी बारात जब चली और साथ में बैंड, भाई जाहिर सी बात है कि तब तक सन 45 तक थोड़ा बहुत उनकी कमाई वमाई हो गई थी और इनके पिताजी चूँकि वहाँ के ठीक ठाक परिवार से थे तो बैंड बाजा बारात में तो होना ही था। तो रतन के ही गाने बज रहे थे। अब 2-3-4 लोग जो इनके बड़े ख़ास थे वो इनके कानों में कह रहे थे कि मियाँ जो है वो तुम्हारे ही फ़िल्मों के गाने बज रहे हैं। तो बोले लेकिन मेरे बाप के सामने या लड़की वालों के सामने ये ज़िक्र मत करना कि मैं जो है क्या करता हूँ। मुझे ये बताया गया है, मतलब मेरे बारे में बताया गया है कि मैं वहाँ पे दर्जीगिरी करता हूँ। तो अब सोचिए कि
बोले मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था और इस बात से भी परेशान था कि मुझे दर्जी बना दिया गया है। और खैर, तो रतन के बाद फिर नौशाद साहब को मतलब एक तरह से वो प्रसिद्धि मिली, वो सम्मान मिला, वो ख्याति मिली कि बाद में फिर लॉन्चिंग उनको पैड। हाँ, एक मतलब वो टॉप के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, मुझे लगता है कि कम से कम लेट 60s तक तो वो टॉप पे ही रहे। मतलब 42 से लेकर के हम ये कहेंगे कि 68 तक तो वो कॉम्पिटिशन में रहे। फिर उसके बाद दौर बदला, दौर बदलता है, सब कुछ बदलता है। और अपने जिस समय वो आए थे 93 में मेरी जब मुलाकात हुई थी, तो आप सोचिए कि वो 37 में चले गए थे बॉम्बे। 40 में मान लिया उनकी पहली फ़िल्म आई प्रेमनगर, तो 40 से लेकर के मतलब ऑलरेडी वो करीब 53-54 साल का अनुभव बहुत रखने लंबा वाले है। व्यक्ति, 54 साल का पुख्ता अनुभव रखने वाले संगीतकार थे। और उनकी फ़िल्मों में अ, जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, 3 फ़िल्में तो उनकी डायमंड जुबली थी। सिल्वर जुबली भी थी, 24 फ़िल्में उनकी। तो कुल मिला के करीब उनकी 60 फ़िल्मों में से 30 से ज़्यादा फ़िल्मों ने तो जुबली बनाई थी। तो जिस डायरेक्टर की, जिस म्यूज़िक डायरेक्टर की आधी से ज़्यादा फ़िल्में जुबली बनाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है। और जुबली बनाना मुझे लगता है एक अलग चीज़ है और अच्छा संगीत होना एक अलग चीज़ है। तो मैं कभी व्यक्तिगत रूप से जुबली को या पुरस्कार को ये नहीं मानता कि वो किसी व्यक्ति की क्षमता का, योग्यता का आकलन करते हैं वास्तविक रूप से। ठीक है, वो हाँ, उसको पर बढ़ावा कहीं न देते कहीं हैं। वो ये दर्शाता है कि लोकप्रियता की, हाँ, लोकप्रियता क्या है पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी क्या है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वो अब आप देखिए कि आन 51 में आई, बैजू बावरा सन 52 में आई। और आन और बैजू बावरा की म्यूज़िक में कितना अंतर, आप कोई कोई गैर आदमी जो जिसको नहीं पता कि इसमें किसकी म्यूज़िक है, उसमें किसकी म्यूज़िक है, अगर किसी संगीत जानने वाले को भी वो दोनों फ़िल्मों का म्यूज़िक दे दिया जाए, तो वो अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि आन का ही म्यूज़िक डायरेक्टर बैजू बावरा का भी म्यूज़िक डायरेक्टर है, और वो भी विद इन इवन ए मैं ईयर। इवन भाई साहब, मैं जब साथी फ़िल्म के गाने सुनता हूँ, जी, जो उन्होंने जिसमें रफ़ी साहब से एक भी गीत नहीं गवाया उन्होंने, उनके गीतों में उन्होंने पाश्चात्य संगीत का मतलब वाद्यों का प्रयोग किया। जी, बड़ा मैंने ये अभिनव बात प्रयोग। उनसे अभिनव प्रयोग दरअसल मैंने उनसे पाश्चात्य संगीत की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो लोग ये बात करते हैं कि पाश्चात्य संगीत का या पाश्चात्य वाद्यों का, संगीत का नहीं कहूँगा मैं, पाश्चात्य वाद्यों हाँ, का प्रयोग वाद्य। किया है, तो उन्होंने शंकर जयकिशन या सी रामचंद्र या किसी भी और म्यूज़िक डायरेक्टर का आप नाम लें, जो कि पश्चिमी वाद्यों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। लगभग उसी के आसपास जादू और दास्तान में गज़ब का उन्होंने जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था। आप जादू में देखिए, आप दास्तान में देखिए, तारारी अरारी, धड़क धड़क दिल धड़के, फड़क फड़क दिल फड़के। अब ये सुरैया हैं, उसमें रफ़ी साहब हैं, हीरो हीरोइन आप उसमें आप देखिए कि एक तरफ जो है वीनस ऑफ इंडिया और राज कपूर हैं। तो मधुबाला और राज कपूर के ऊपर जो दास्तान के गाने फ़िल्माए गए, और लेकिन उसके बाद जादू और दास्तान के बाद आप देखिए कि जहाँ रतन में लोकगीतों की धुन का उन्होंने मतलब इतना अच्छा प्रयोग किया है। पूरा अवध का संगीत जो उन्होंने बचपन में वो बांसुरी वाले से लेकर के वो लखनऊ के लड्डन मियाँ, बब्बन मियाँ या यूसुफ साहब से जो कुछ सीखा था, और बचपन के लोकगीतों में ज़ाहिर-सी बात है कि जो चाशनी उनको मिली थी, वो उन्होंने सारा कुछ रतन के गीतों में उड़ेल दी थी। और बिल्कुल। उसके बाद जादू और दास्तान में उन्होंने अपने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का भी हाथ आज़माया और ये दिखाया कि मैं सिर्फ़ लोकगीतों का ही मास्टर नहीं हूँ, मैं वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ भी म्यूज़िक दे सकता हूँ। आन में दोनों का समन्वय था। एक तरफ जो है वो शमशाद बेगम वाला गाना है, आग लगे तन मन में, अब वो हुँ। लोकगीत है। कई लोकगीत हैं, वहीं रफ़ी साहब के जो गाने हैं वो खड़ी बोली में हैं। उसके एकदम बाद 61 में आते-आते मतलब उसके आन के 10 साल बाद गंगा जमुना जब आती है, हाँ, मैंने कहा कि साहब देखिए आरोप क्या मतलब लोग मीडिया में लिखते हैं कि साहब वो भोजपुरी फ़िल्म थी।
तो कहने लगे बेटा मैं लखनऊ का रहने वाला, मैं यहीं का पला बढ़ा, मैं भला क्यों जो है वो भोजपुरी बनाऊंगा, भैया वो पूरी की पूरी अवधी फिल्म है। अब जो उसका गाना था नैन लड़ जाई हैं, तो मैंने कहा कि ये, चूंकि मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा जो बचपन है वो लखनऊ और अयोध्या के बीच में एक छोटा सा कस्बा है रुदौली, तो वहाँ पे ये वाली जो भाषा है नैन लड़ जाई हैं वाली, वो वहाँ की भाषा है, अईबा जईबा खईबा। तो मैंने कहा ये आप तो लखनऊ के हैं, रुदौली की भाषा आपको कहाँ से आई? तो बोले जब मैं देवा शरीफ जाता था तो वहाँ पे एक कव्वाल आया था, तो उस कव्वाल ने कव्वाली गाई थी कि भाग माँ होई है तो अशरफ के संग होइबे करी, यानी कि अगर भाग्य में होगा, अशरफ कहते हैं बहुत महान, बहुत जो है प्रतिभाशाली, बहुत बड़े आदमी को, तो वो अपने जो भी उनके वारिस अली शाह साहब थे, तो उनके लिए अशरफ शब्द का प्रयोग होता है कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें अशरफ का संग मिलेगा। अब ये जो होइबे करी है, मैं इसको एक सिंड्रोम मानता हूँ। सिंड्रोम क्या है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो योजना आयोग का अध्यक्ष स्वतः ही हो जाएगा, ये होइबे करी। प्रधानमंत्री जो होगा वो योजना आयोग का या आज ये नीति आयोग का अध्यक्ष होइबे करी। अगर कोई उपराष्ट्रपति होगा तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होइबे करी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो होइबे करी इज ए सिंड्रोम कि इट इम्प्लाइज दैट कि ऐसा होगा। तो वो बोले कि वो तो बोले कि वो बात, अब चूंकि शकील बदायूनी साहब बदायूं के थे, बदायूं की भाषा, चूंकि मैं बरेली में भी पोस्टेड रहा हूँ तो बदायूं और आसपास रामपुर का इलाके की भाषा बुंदेली है, वो अवधि से थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या ज़्यादा फर्क है। लेकिन अब चूंकि शकील साहब बड़े गीतकार थे तो इन लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आती है तुरंत किसी चीज़ को पकड़ने में या उस चीज़ को सीखने में। तो नौशाद साहब ने जब उनको बताया कि भाग में हुई है तो अशरफ के संग होइबे करी, ये धुन मेरे दिमाग में कौंध रही थी तो मैंने वो धुन बना दी है। तो आप उसी धुन के मुताबिक गाना लिख दीजिए, और गाने में कुछ इस, तो वो होइबे करी वाला जो सिंड्रोम था, वो नैन लड़ जाई हैं तो मनुआ में खटक होइबे करी आ गया। अब बोले कि साहब वो रफ़ी साहब चूंकि पंजाब के थे, अब ये होइबे करी गाने में थोड़ा सा उनको, लेकिन बोले कि ये नौशाद साहब की ही मतलब जिसको कहते हैं कि महिमा थी कि उन्होंने अपनी पसंद का या अपने हिसाब से वो गाना पहले लिखवाया, फिर गवाया, और फिर आप देखिए कि वो 61 के बाद आज 2024 चल रहा है, 64 साल हो गए हैं, लेकिन उस गाने की जो धुन है, उस गाने की जो रवानगी है, उस गाने में जो कुछ है, वो आज भी उतना ही तरोताज़ा है। तो ये लोकगीतों की बात है और उस मेहनत की बात है। फिर मैंने बात की कि साहब वो जो चूँकि मुग़ल आज़म देखने से पहले मुझे बहुत सारे शब्दों का जिसको कहते हैं कि मुग़ल आज़म पहली बार देखी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें इतनी सख्त उर्दू है। तो चूँकि मैं हाँ जी जी, रुदौली का रहने वाला हूँ, बचपन मेरा वहाँ बीता है, इंटरमीडिएट तक की मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, तो कुछ तो उर्दू शब्दों से वाक़फ़ियत थी। फिर लखनऊ रहा, यहीं से बीएससी, एमएससी, पीएचडी यहीं से किया। तो लेकिन अब उतनी सख्त उर्दू तो नहीं आती थी। तो मैंने कहा साहब जो है आपने उसमें कुछ गाने तो जो है आपके बड़े सख्त उर्दू में हैं, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, और ये सब चीज़ें थोड़ा कठिन है। हाँ, लेकिन ये जो आपने प्यार किया तो डरना क्या तो बड़ा आसान है। तो इसमें कहीं न कहीं जो है अवध का लोग, क्योंकि बिंदादिन महाराज की रचना है ये, उस पे उनकी म्यूज़िक है, वो बोल फिट किए गए बाद में। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे दिमाग में एक शब्द आया कि प्यार किया का चोरी करी, ये अवधी का शब्द है। तो प्यार किया का चोरी करी, तो बोले कि इसी गाने को फिर ये दिया, फिर धुन बनते-बनते बोले हम लोग और शकील साहब के साथ बैठे, तो रात में बैठे तो सुबह हो गई, सुबह जाकर के पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। लेकिन तो अब देखिए जो भी गीत इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत और इतने जुनून के बाद बनता है, तो उनकी उम्र भी उसी लिहाज से होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बताई उन्होंने, और फिर थोड़ा-सा उन्होंने बताया कि साहब हम लोग जब शुरू-शुरू में आए थे
तो इतनी कालजयी मेहनत है। कर 1937 से लेकर के 1940-45 तक उन्होंने बताया कि जो कि उस समय प्लेबैक, वैसे कहने को तो प्लेबैक 1934 में आरसी बोराल साहब ले आए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आ रहा था। वो प्रयोग में आना शुरू हुआ है एक तरह से 45 के बाद, या यूँ कहें जी। कि सहगल साहब, चूँकि देखिए सहगल साहब और नूरजहाँ ये दोनों सिंगिंग स्टार थे। तो जब तक नूरजहाँ थीं और सहगल साहब थे, तब तक तो प्लेबैक की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि दोनों खुद ही एक्ट भी कर लेते थे, गा भी लेते थे। तो अब दुर्भाग्य ये देखिए कि 47 में बँटवारा हुआ, नूरजहाँ चली गईं पाकिस्तान और सहगल साहब का इंतकाल हो गया। 18 जनवरी 1947 को सहगल साहब हमारे बीच से चले गए। तो उसके बाद फिर मजबूरन प्लेबैक को ज़्यादा महत्व दिया जाना लगा, क्योंकि जो कलाकार थे हर एक में ये क्या कहें, मतलब योग्यता नहीं थी कि वो खुद अपने गीत गा के और उस पे एक्ट कर सके। अशोक कुमार साहब, किशोर कुमार साहब के बड़े भाई दादा मनी अपने ज़माने के, मतलब हम तो उनको सुपरस्टार ही कहते थे, उस समय तो राजा थे। अपने बहुत सारे गाने वो गाते थे, लेकिन बाद में जब प्लेबैक आया तो फिर वो प्लेबैक लेने लगे, खुद गाना उन्होंने कम कर दिया। जबकि वो बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ-साथ संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, बहुत अच्छे गायक भी थे। तो देखा जाए तो नौशाद साहब ने बताया कि बोले कि जब शुरू-शुरू में मैं आया, तो एक फ़िल्म बन रही थी मिर्ज़ा साहिबा, तो उसमें मैं असिस्टेंट था और पता ये चला कि साहब जो है मुझे बता दिया गया कि आपको इसमें पेटी बजानी है। वो उस ज़माने में नौशाद साहब अक्सर पेटी और बाजा शब्द का प्रयोग करते थे, हारमोनियम बड़ा मुश्किल से कहते थे। वो टिपिकल तो भाषा थी। हाँ, टिपिकल भाषा, तो कि पेटी, तो बोले कि मेरी कमर में पेटी बाँध दी गई और क्लैरिनेट वादक को पेड़ पे चढ़ा दिया गया, किसी को जो है कहीं छुपा दिया गया। तो अब पता लगा हीरोइन जब गाने लगी, अब तो उसने बताया कि साहब हमारे पास लय और आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो साहब तबला बजा रहे थे, जो तबला आर्टिस्ट था, वो थोड़ा-सा शरीर से ज़रा पहलवान टाइप का था। अब वो अगर सामने पास में लाया जाए तो कैमरे में आ जाए, तो कैमरे में दिखना नहीं है। तो एक पेड़ की टहनी काट के उसकी कमर में बाँधी गई। फिर वो दौड़ाया गया। अब बोले कि जब उसने तबला ज़ोर से बजाया, थाप पड़ी तो घोड़ा बिदक गया। अब घोड़ा बिदक गया तो बड़ी मुश्किल हो गई कि कौन किसके ऊपर वो घोड़े की टाप पड़ जाएगी। सारा मामला जिसको कहते हैं कि तहस-नहस हो गया, सब मामला दरहम-बरहम हो गया। तो कहते थे कि साजिंदे अपने घर से जब आते थे तो बाकायदा घर से ये कह के निकलते थे कि देखो लौट के आना हो कि ना आना हो, क्योंकि इस तरह की शूटिंग में बहुत सारे कई बार हादसे भी हो जाते थे और यह हो जाने की आशंका तो रहती ही थी, हुए भी। लेकिन खैर बोले कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि तम उन तमाम हादसों से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ हमारे देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने हमको सम्मान दिया, हमारे संगीत को सुना, उसको सम्मान दिया। तो बहुत सारी बातें वो करते रहे। मैं जी, मैं एक बहुत विशेष जो उनके करियर में जो बड़ा योगदान जिनका रहा है, जी, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। जी, जी, तो जी। मैं दरअसल उनके मुझे लगता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए जिसको कहते हैं कि पूरक हैं, वो जी, जी। सप्लीमेंट्री और और वो बल्कि मेंटर थे एक कॉम्प्लीमेंट्री। तरह से। जी, जी। जी, और जी। रफ़ी साहब के मेंटर भी थे वो, हाँ, फ़िल्म मेंटर इंडस्ट्री थे। शुरुआती हालाँकि दौर में। रफ़ी साहब इनके पास जाने से पहले काफ़ी कुछ सीख चुके थे, लेकिन ये जी, आपने जी। बिल्कुल सही कहा कि ये उनके मेंटर थे, फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड सब कुछ थे। तो कहने लगे कि हुआ ये कि रफ़ी साहब जब बॉम्बे पहुँचे, तो जिन साहब के घर में वो रहते थे, तो उनके यहाँ रहते-रहते उनके जो बड़े भाई के दोस्त थे, हामिद भाई, हालाँकि बिल्कुल वो भाई। मुझे लगता है कि रफ़ी साहब के बड़े भाई से भी कहीं ज़्यादा बड़े उनके अज़ीज़ थे। तो जी, उनको ये पता चला कि जिनके घर में रह रहे थे, उनकी एक बेटी लखनऊ में ब्याही है और जिनके साथ ब्याही है वो नौशाद साहब के, मतलब पिताजी के पड़ोस में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको कह देता हूँ तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुमको नौशाद के पिता से मिलवा देंगे, वो आजकल बड़े संगीतकार हैं। तो तुम उनके अब्बू जान से, वालिद साहब से
एक सिफारिशी चिट्ठी लिखा लाओ। जी, तो हामिद साहब के साथ रफ़ी साहब बॉम्बे से लखनऊ आए, उनका एक तरह से मतलब रेफरेंस लेके, और उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि साहब आप वहाँ से आए हैं तो खैर जाकर के नौशाद साहब के फादर, अच्छा नौशाद साहब के फादर का नाम था वाहिद अली, और जी, इत्तेफाक की बात है इनके ससुर का नाम भी अब्दुल वाहिद था। तो दोनों तरह से, और वाहिद का मतलब होता है बड़ा योग्य, तो नौशाद बिल्कुल, साहब बड़े योग्य संगीतकार भी हुए। तो इनके पिताजी ने, नौशाद साहब के पिताजी ने रफ़ी साहब और रफ़ी साहब के जो भाई साहब थे हामिद भाई, उनको एक सिफारिशी चिट्ठी दी अपने बेटे के पास। हालांकि जिस बेटे के संगीत से वो चिढ़ते थे, उस बेटे की पास ही उनको चिट्ठी दी गई। तो वो चिट्ठी लेके जब रफ़ी साहब गए नौशाद के पास, तो उन्होंने जो उसमें लिखा था, तारीफ़ ही की होगी कि भाई लड़का बहुत अच्छा है और इसको तुम अपने संगीत निर्देशन में कुछ मौके दो। तो उस चिट्ठी के बाद फिर बोले कि साहब शुरू शुरू में मैंने उनको कोरस में गवाया, कोरस में बड़ा मौका दिया, और चूँकि बड़े मतलब उस समय आमदनी का ज़रिया नहीं था रफ़ी साहब का, तो कहने लगे कि एक दिन क्या हुआ कि वो कहने लगे कि मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं जाऊँगा वापस आऊँगा, इतना तो किराया नहीं है, तो मैं क्यों ना यहीं स्टूडियो में ही सो जाता हूँ। तो रफ़ी साहब को उन्होंने 1 रुपए दिए थे उस ज़माने में कि तुम अपना कुछ जो जो भी खाने खर्चे के लिए। तो रफ़ी साहब बोले, और रफ़ी साहब ने बाद में उनको बताया कि मैंने वो 1 रुपया खर्च नहीं किया है। उसको आज भी मतलब आखिर दम तक उन्होंने उसको सँभाल के रखा था कि ये नौशाद साहब ने जो रुपया दिया है। फिर उसके बाद वो बताने लगे कि साहब उनकी जो मतलब शिद्दत थी या जुनून था, कि बोले कि फिर बाद में इसमें गाना एक गवाया, हिंदोस्तां के हम हैं हिंदोस्तां हमारा, हिंदुस्तान पहले आप फ़िल्म में एक गाना गवाया। जी, तो गाना क्या गवाया, गाने में तो मेन आर्टिस्ट जीएम दुरानी साहब थे, एक अलाउद्दीन नाम का एक्टर हुआ करता था, और रफ़ी साहब कोरस में थे। तो हुँ, चूँकि वो मार्चिंग ट्यून पे था, तो सबको चोर बाज़ार से मँगा के मिलिट्री वाले बूट्स दिए गए थे। तो रफ़ी साहब ने रिहर्सल के टाइम जब वो बूट पहन लिया, तो अगले दिन तक वही बूट पहने वहीं पे रहे, और रिकॉर्डिंग के बाद जब बूट निकाला तो देखा कि खूब छाले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा फिर कि मियाँ तुमने बूट क्यों नहीं निकाला? बोले कि अब वो आपने कहा था कि यही पहन के करना है, तो हम निकालते तो दिक्कत होती। तो बोले कि ये शिद्दत देख के फिर मैंने उनको, उन्होंने बताया कि साहब मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं सहगल साहब के साथ भी, जिस तरह से आपने कोरस में, मुझे भले कोरस में एक लाइन गवा दीजिए। तो शाहजहाँ फ़िल्म में जब वो मेरे सपनों की रानू रूही रूही में जी, एक क्या वो 2 लाइनें बाद में जो है इनको दी थी। और फिर वो किस्सा उन्होंने बताया कि किस तरह सहगल साहब ने वहाँ जब लाहौर में जश्न में इनको आशीर्वाद दिया था, और बोले कि वो आशीर्वाद रफ़ी साहब ने कहा कि जब सहगल साहब के साथ गा लिया उन्होंने, तो वो फलित हो गया। जी, बिल्कुल फलित उसके हुआ। बाद, हाँ, उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो मतलब लगातार उनकी फ़िल्में आईं। दुलारी, दुलारी में अच्छा देखिए कि श्याम कुमार वैसे खुद न सिर्फ़ अच्छे एक्टर थे बल्कि अच्छे गायक भी थे। सुरैया और श्याम का जो गाना है, तू मेरा चाँद मैं तेरी चाँदनी, उसके अच्छा, उस गाने में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई कमतर गायक है, ठीक-ठाक गायक है। हुँ, लेकिन उसके बाद भी बाद में श्याम कुमार को लगातार प्लेबैक रफ़ी साहब से इन्होंने दिलवाया, नौशाद साहब ने। जी, और फिर उसके बाद दास्तान में तो ख़ैर ये तो बाद में आया एक तरह से, जिसको कहते हैं कि शंकर जयकिशन। उससे पहले मुकेश की जगह पर रफ़ी साहब दास्तान में गा चुके थे राज कपूर के लिए। और अंदाज़ फ़िल्म में बिल्कुल उल्टा हुआ, अंदाज़ में वो प्रेम त्रिकोण पे कहानी है। दिलीप हुँ, कुमार के लिए मुकेश जी ने सारे गाने गाए हैं, जी, और जी, रफ़ी साहब को एक ही राज गाना कपूर, मिला था, चूँकि राज कपूर के लिए एक ही डुएट था। जी, यूँ ही आपस में बिगड़ते हैं, खफ़ा होते हैं। तो हुँ, वो गाना रफ़ी साहब ने गाया था
इनके लिए प्लेबैक किया था राज कपूर के लिए। तो ये जो बाद में हुआ कि वो किन के लिए गाएंगे किन के नहीं, तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी किसी के लिए टाइप था, लेकिन ये था कि बाद में फिर रफ़ी साहब एज ए मेल सिंगर नौशाद साहब के सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा गायक बन गए, और ज़रूरत भी थी। और उस ज़माने में एक जो ट्रेंड था, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब फिल्म दीदार आई, तो दीदार में एक गाना है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। जी। गाना क्या है? वो गज़ल है। तो नौशाद साहब ने बताया कि दरअसल क्या होता था उस ज़माने में कि जब भी कोई गज़ल लिखी जाती थी तो एक ट्रेंड था, गज़ल से पहले एक कपलेट अलग से होता था। जैसे आप याद करिए कि मुग़ल आज़म में जिंदाबाद से वाला गाने से पहले है ना, एक ही खाना था साहब। हाँ, तो एक ही गाना ज़रूर था, लेकिन उसमें ये था कि एक शेर आता है, शेर अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो शुरुआत में था जी। शुरुआत में था जी, हाँ। हाँ। तो वो एक शेर जो होता था वो पूरे गाने की नुमाइंदगी करता था। उस शेर के माध्यम से ये बता देने की कोशिश की जाती थी कि इस पूरे गाने में क्या है, क्या कंटेंट है उसका, क्या कंटेंट है। तो कंटेंट और वो इंटेंट। उस तरह से उसका 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 जो है वो सार होता था। तो जी। जब गाना शकील साहब ने लिखा, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, तो अब उनको उसके लिए बिफिटिंग शेर नहीं मिल रहा था। तो पता ये चला कि एक शेर है, असीर पंजए अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे। ये शेर जानिसार अख्तर के पिताजी का है, जो कि यहाँ खैराबाद लखनऊ के बगल में सीतापुर है वहाँ, और जावेद अख्तर के बाबा मुश्तर खैराबादी का वो शेर है। लेकिन अब लोगों को नहीं पता, तो उन्होंने बताया नौशाद साहब ने कि वो शेर तो दरअसल मुश्तर खैराबादी का है, लेकिन पूरी गज़ल जो थी वो तो शकील बदायूनी की है। तो हमने ये सोचा कि भाई ये शेर जो है इस पूरी गज़ल की नुमाइंदगी कर रहा है, तो शेर भले शकील का नहीं है, लेकिन गीत तो इनका है, तो वो उसमें गवाया गया। और मुझे लगता है कि ये शायद एक ऐसा अनोखा प्रयोग है कि गज़ल से पहले का जो कपलेट है वो किसी और का है और गज़ल शकील बदायूनी की है। तो ये भी किया गया। और उस ज़माने में गज़ल की स्टाइल थोड़ा सा अलग थी। जैसे कि बाबुल में भी देखिए तलत साहब ने जो गज़लें गाई हैं, खासकर हुस्न वालों को न दिल दो, तो उसी अंदाज में फिर ये दीदार वाली गज़ल है। और ये ट्रेंड फिर 53-54 के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और फिर मैंने उनको बताया कि हमने साहब आपके जब गाने सुनते थे, तो जैसे रफ़ी साहब ने उसमें गाया है ना कि तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से। जी। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई साहब और मेरी भाभी, ये दोनों भी फिल्म संगीत का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं और काफ़ी सुनते थे। और मेरे भाई साहब जो है वो खुद गाते भी थे और सहगल साहब के बड़े भक्त थे। और ये वैसे तो बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं, एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट थे, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, बहुत पुराना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है CSIR का। तो उसमें एक सरकार साहब हुआ करते थे, तो वो उन्होंने किसी ज़माने में न्यू थिएटर्स वगैरह में काम किया था। तो हर साल वो 18 जनवरी को सहगल साहब की बरसी मनाते थे, तो उसमें सहगल साहब के गाने और सहगल साहब के ज़माने के गाने, न्यू थिएटर्स गाने, तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह घर में थी। तो घर में अक्सर इस तरह के कमेंट होते रहते थे। तो मैंने बताया कि साहब आपका जब ये गीत बज रहा था, तो रफ़ी साहब की उसमें लाइनें आती हैं कि जितने भी मिले रंग सब भर दिए तुझ में, एक रंग वफ़ा और है लाऊं वो किधर से। तो मेरी भाभी जो है वो कई बार बड़े आप्ट कमेंट करती हैं, बोले हाँ वो रंगे वफ़ा तो बाज़ार में अवेलेबल है नहीं, तो कहाँ से लाएँ? तो नौशाद साहब खूब हँसे। मैंने कहा साहब ये तो इसका बोले कि नहीं नहीं, इसका मतलब आप लोग ज़हीन लोग हैं, और जब इस तरह के गानों पे भी आप लोग सुनते हैं और इस तरह के कमेंट होते हैं, तो चलिए मुझे जान के बड़ी खुशी हुई
कि मतलब मेरे गाने न सिर्फ सुने जाते हैं बल्कि गुने भी जाते हैं। तो ये बड़ा लंबा और लेकिन थोड़ा बाद में वो जो दौर आया जब, चूँकि ये मुलाकात मेरी 93 में हुई थी, तो 93 तक संगीत का ट्रेंड बहुत बदल गया था और एक तरह से कंप्यूटराइज़ तो नहीं हुआ था, लेकिन भंडार हो गया, संगीत सिंथेसाइज़्ड का तो हो ही भंडार गया हो था। गया। जी, तो जी। उसको लेकर के वो बड़ा दुखी थे और कहते थे कि देखिए हमारा संगीत वो है। अच्छा, हिंदुस्तानी संगीत को लेकर के नौशाद साहब को बड़ा नाज़ था और वो बिल्कुल इसको मतलब एक पूजा की तरह समझते थे। बोले कि ये पूजा है, नमाज़ है, उपासना है, प्रार्थना है। और ये बताया उन्होंने कि मेरे घर में जो सोफ़ा है वो 2 ड्राइंग रूम है। तो बोले जब कोई प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है तो उसको मैं दूसरे कमरे में या दूसरे सोफ़ों में बैठाता हूँ और जिस आदमी में सुर नहीं है, संगीत नहीं है, उसको मैं उस अपने सोफ़े पे नहीं बैठने देता। तो बोले कि रफ़ी साहब आते थे, लता जी आती थी या कोई गायक कलाकार आए, साजिंदा आए तो वो बैठेगा, क्योंकि जिसका सुर से परिचय नहीं है, सुर और असुर मैंने कहा कि तो तो कहने लगे नहीं साहब, उसको दूसरे अर्थों में लोग ले लेंगे, असुर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिसमें सुर नहीं है उसके लिए वो सोफ़ा नहीं था। तो इस तरह से वो मतलब संगीत को वो समझते थे और कहने लगे कि देखिए हमारे संगीत से जो बात है वो काल। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने उनसे पूछी, चूँकि जब मैं फ़िल्में भी काफ़ी देखता था अपने स्टूडेंट लाइफ़ में और उसका फ़ायदा भी होता था। फ़ायदा ये होता था कि अच्छा संगीत सुनने से दिमाग कंसंट्रेट हो जाता था, तो पढ़ाई में ज़रा मदद मिलती थी। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था मैं, तो कितनी से कठिन डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कठिन से कठिन चीज़ें इंटीग्रल वो इवैल्यूएट हो जाता थे। तो मैंने कहा कि साहब जैसे हाँ, एक चीज़ उन्होंने और बताई कि जब बैजू बावरा फ़िल्म बन रही थी, तो विजय भट्ट साहब को लगा कि जब हम इसमें अब उस्ताद आमिर खां और पंडित डीवी पलुस्कर से गवाएँगे, तो बड़ा नाम होगा। तो उन्होंने पूरे इंडस्ट्री की तरफ से बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए कि इस फ़िल्म में पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद आमिर खां का गायन सुनने को मिलेगा लोगों को। लेकिन जब फ़िल्म आई तो रफ़ी साहब इस कदर छा गए कि मतलब ये पता चला आउट कि क्लास कर दिया। सबको उन्होंने बाकी पीछे छोड़ दिया। तो चूँकि वो फ़िल्म मैंने बहुत जिसको कहते हैं कि शिद्दत के साथ देखी थी, तो उसमें मुझे वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि मन तरपत हरि दर्शन को आज, इंसान बनो, सावन के वो झूले के पवन में आई बहार, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन आप फ़िल्म याद करिए कि जब ये अपना रियाज़ के दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान बैजू जो है याद करते हैं अपने गुरु को, तो गुरु इनको 4 राग सिखाते हैं। फ़िल्म में वो 4 राग हैं। पहले वो ललित, फिर गौड़ सारंग, फिर पूरिया और आखिर में बागेश्वरी। तो मैंने नौशाद साहब से पूछा, हमने कहा साहब ये बताइए कि, तो बोले कि देखो बेटा ऐसा है कि ललित सुबह का राग है, गौड़ सारंग दोपहर का राग है, पूरिया शाम का है और बागेश्वरी रात का है। तो सिर्फ मैंने 4 लिए थे और रफ़ी साहब ने 2-2 लाइनों में बोले कि भाई कोई गायक 2 लाइन गा करके और पूरे राग का दर्शन करा दे, ये आज तक फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। ये भाई साहब आपने बहुत ही बढ़िया बात शेयर कर दी है और ये हर रफ़ी साहब का शहदाई जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि देखिए क्योंकि गाने 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 नितिन जी बड़े मशहूर हुए। मन तरपत हरि दर्शन को आज, इंसान बनो, तू जी, गंगा के मौज में जमुना का धारा। लेकिन वो जो टू लाइनर्स हैं, मैंने कहीं नोट कर रखा है। देखिए ये किताब नौशाद साहब की उस समय स्मारिका 93 में प्रकाशित हुई थी। ये मेरे पास जी, आज भी है। हम्म। और ये अच्छा, मुझे तब ये भी तमीज़ नहीं थी कि मैं उनके कहीं साइन करा लूँ या उनको कहीं रिकॉर्ड करा लूँ। तो मैं तो इतना खुश हो गया कि वो आ गए, वो उससे बात हो एक्साइटमेंट गई। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। तो देखिए वो मैंने उनसे पूछा था, मैंने जब फ़िल्म देखी थी तो लौट के, अच्छा चूँकि उस ज़माने में आज की तरह ना तो यूट्यूब था, ना इंटरनेट था। तो राग ललित में था, पीऊ पीऊ रे करत है पपीहा,
अब कहो कैसे राखूं जिया, ये सिर्फ 2 लाइन, पीऊ पीऊ रे करत है पपीहा, अब कहो कैसे राखूं जिया। फिर है झूम झूम बदरिया बरसे, उन बिन मोरा जेरा तरसे। अब इन 2 लाइन में, ये 2 लाइन कहें या 1 लाइन कहें, इसको आप जो समझना चाहें समझ लें। एरी है मैं कैसे घर आऊं मितवा तुम्हारे ढिंगवा, ढिंगवा मैंने पास में, बाट जी। चलत मुहे रोके ठाड़ ठगवा, एरी में कैसे आऊं। अब इतना सा एक 10 से 15 सेकंड गा करके उस्ताद लोगों को मैंने खूब सुना है, 20-20 मिनट का आलाप लेते हैं, तब कहीं जाकर के वो राग की पकड़ पे आते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में राग के दर्शन करा देना, मैं समझता हूँ कि ये एक मिरेकल है। कुदरत का करिश्मा थे रफी साहब, और ये काबिलियत, ये उनमें कॉम्पिटेंसी मेरे ख्याल से ईश्वर प्रदत्त ही थी। जी। बिना अच्छा, एक ईश्वर सवाल मैंने उनको और किया था कि साहब आपने अनमोल घड़ी से लेकर के बैजू बावरा में 4 बड़े अभिनव प्रयोग किए, तो बोले हम्म, कि थोड़ा सा मुस्कुराए, बड़ा महीन उनकी मुस्कुराहट थी, तो बोले कि क्या, तो हमने कहा भाई जैसे आवाज़ दे कहाँ है। मैं जब पढ़ता था तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हुआ करती थी, अब तो खैर वो बंद हो गई। तो उसमें आवाज़ दे कहाँ है इस नाम का एक प्रोग्राम आता था एवरी संडे, दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच में। तो उसमें तमाम लोग जो बंटवारे के बाद इधर से उधर चले गए या उधर से इधर चले आए, उनकी जो है चिट्ठियों के आधार पर, उनकी बातों के आधार पर प्रोग्राम होता था। लेकिन उसमें जब हीरोइन को पुकारता है, याद करता है, तो ये उसका एक जिसको कहते हैं कि वर्ड होता था, आवाज़ दे कहाँ है। फिर मेला आई तो मेला में याद करिए, धरती को आकाश पुकारे, जब दिलीप कुमार और नरगिस को मिलना होता था, तो जो पहले जी, पहुंच जाता था शमशाद बेगम वो जी यही, ने गाया। हाँ, नरगिस के लिए शमशाद बेगम ने, और मुकेश जी ने दिलीप कुमार के लिए। फिर बाबुल में भी दिलीप कुमार हीरो थे, और उसमें तो 2 हीरोइनें थी, लेकिन मेन हीरोइन के लिए जो है, जब जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें एक आता है, लेने लेने को आए कहार, डोली में हो जा सवार। तो सारे गाने तो बाबुल के गाए हैं जो हीरो के लिए, वो तलत साहब ने, लेकिन ये जो 2 लाइनर है, लेने को आए कहार डोली में हो जा सवार, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में है। वो और 2 लाइन उसमें में ही सब पे बात पड़ गई। वो 2 लाइन में ही सारा खेल कर देते थे। और उसमें एक गाना बाबुल में होता है, वो नदी में जो है वो नाव चल रही है, और हैया हो हैया, सिर्फ वो कोरस में हैया हो हैया है, लेकिन रफ़ी साहब उन सैकड़ों आवाज़ों के बीच में अलग से पहचाने जाते हैं। और हमने कहा कि साहब आपने इतने बड़े गायक को, सन 50 तक रफ़ी साहब की हैसियत हो गई थी, तो और बोले कि नहीं साहब वो स्टार बन गए। तो हाँ, बोले कि वो तो ये थे कि कोरस क्या, वो खड़े होकर के एक शब्द भी बोल सकते थे, उनको इस बात में कहीं कोई झिझक शर्म नहीं थी। बोले कि वो कला के पुजारी थे, और कला में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता है। और फिर बैजू बावरा में हो जी हो, तो अनमोल घड़ी 46 में आई, मेला 48 में आई, बाबुल 50 में आई, और 52 में आई बैजू बावरा। इन्होंने 4 प्रयोग किए, आवाज़ दे कहाँ से लेकर के हो जी हो तक। और ये प्रयोग मुझे लगता है कि बहुत सफल रहा। हालाँकि इस प्रयोग को इन्होंने शायद आगे नहीं बढ़ाया। और ऐसा नहीं है कि नौशाद साहब सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो शायर आपने बताया थे ही। उड़न बेहतरीन शायद। खटोला उड़न खटोला और शबाब की पूरी कहानी इन्हीं की थी। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर भी थे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अच्छा, हुआ क्या था कि ये एक बार काफ़ी सख्त बीमार पड़ गए, तो बीमारी के बाद इनको जो है आराम के लिए पचमढ़ी जो है, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत एक अच्छी जो है लोकेशन में है, तो वहाँ पे जाके इनको आराम करने की सलाह दी। तो उस आराम के दौरान, अच्छा इनको क्या हुआ था, इनको नींद नहीं आ रही थी, इनको इंसोमेनिया टाइप की अच्छा। बीमारी हो गई थी, अनिद्रा की बीमारी। तो उन्होंने जो है, देखिए शबाब की भी जो हीरोइन है नूतन, उसको भी नींद ना आने की बीमारी है, तो उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर के कहानी लिख डाली। तो एक तरह से मतलब बड़े मतलब मल्टी फेसेटेड आर्टिस्ट थे नौशाद साहब। तो बहुत सारी बातें अच्छा, उड़न खटोला में देखिए एक एक अभिनव प्रयोग
कि जो मोरे सैया जी उतरेंगे पार वाला गाना है, उसमें कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ हमिंग, सैकड़ों आर्टिस्टों को लाइन से हमिंग करा करके, मतलब नो इंस्ट्रूमेंट, ओनली गला, कंठ संगीत, कोई वाद्य हाँ, संगीत उसमें नहीं है। अपने आप में एक बड़ा कृतित्व वाली बात, हाँ, तो क्रिएटिविटी। ये अब ये उड़न खटोला जब आई थी, तो उड़न खटोला का ये बड़ा मतलब चर्चित गाना रहा और मशहूर भी हुआ, पॉपुलर भी हुआ, जिसमें कि मतलब लोग कहते हैं कि साहब इंस्ट्रूमेंट के बिना कैसे म्यूजिक होगी, तो म्यूजिक उन्होंने करके दिखा दी। ये सारी चीज़ें उनसे हुई बातें, और बड़ा मज़ेदार रहा। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये शायद अब, और मुझे लगता है कि दिलीप साहब ने जो एक बात कह दी थी कि लड़का आपके जो स्टेज पे बैठने वाले लोगों से ज़्यादा जानकार है, ये शब्द सिर्फ उन्होंने इतनी सिफारिश कर दी थी, तो ये उसका तो असर था, या नौशाद साहब से जो मैंने कुछ छोटे मोटे सवाल उस समय किए थे, क्योंकि वो भी जल्दी में थे, और जब फंक्शन होता है तो गवर्नर साहब को जाना है और इनको जाना है, उनको जाना है, तो लंबी बात नहीं हो पाई थी उस वक्त, लेकिन वो मेरी सारी जो मुराद है वो उन्होंने खुद आके पूरी कर दी। ये मैं कहूँगा कि ये बड़े आपके जीवन के स्वर्णिम संस्मरण हैं, जी जो हाँ, जी आपने हाँ। हमें हमारे साथ साझा किए हैं। और हम्म। नौशाद साहब भारतीय फिल्म संगीत के एक नक्षत्र हैं, और फिर उनका बहुत अब बड़ा योगदान। वैसे तो पितामह अनिल विश्वास साहब को कहा जाता है, जी, लेकिन अगर वो पितामह हैं तो ये भी उसी के हाँ, स्तर ये के भी ही हैं इसमें, समकक्ष हैं समकक्ष बिल्कुल। हैं। जी, 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 जी। जी, क्योंकि लोक तो संगीत, शास्त्रीय संगीत, अब देखिए कोहिनूर की जब बात आई तो मधुबन में राधिका नाची रे, कहाँ बैजू बावरा में, अब 52 के बाद एकदम से क्लासिकल का उन्होंने गजब का जो है वो किया। अच्छा, पियानो के इतने शौकीन थे कि देखिए सबसे पहले अंदाज फिल्म में इन्होंने पियानो पे गाना गवाया, हालांकि उससे पहले सुरैया और उन्होंने उनका जो निवास है आशियाना, जी, उनके निवास का नाम आशियाना, वहाँ पे उनका जो कमरा है, कक्ष है, आज भी ऐसी चीज है, और वहाँ कॉर्नर पे पियानो ही रखो, बॉम्बे नहीं में। तो बेसिकली वो हारमोनियम के बाद फिर पियानो के ही वो थे, और सबसे जी, पहले बॉम्बे में उनको पियानो बजाने की नौकरी मिली थी, जी। तो पियानो के बड़े शौकीन थे, और पियानो के अलावा बड़े क्रिएटिव थे। अब आप क्रिएशन का सोचिए कि म्यूजिक भी है, शायरी भी है, कहानी भी है, तो और क्या चाहिए एक म्यूजिक डायरेक्टर को, तीन चीजें ही उसके लिए हैं, बाकी तो फिर वो रेस्ट फॉलोज। तो भाई साहब, मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छे संस्मरण हमें सुनाए नौशाद साहब से संबंधित। नौशाद साहब एक म्यूजिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात कहते थे, मौसीकी तू चीज है ऐसी सदाबहार, जिससे दिल को मिलता है सुकून और रूह को करार। जी तो ये हाँ, कहते थे वो। ये रूह को करार वाली बात पे मुझे याद आया, तो वो कहते थे कि देखिए जो पश्चिमी संगीत है उस पे आपका तन डोलता है, लेकिन जो हमारा संगीत है उसमें आत्मा डोलती है, मन माँ प्रसन्न और होता अंतर जी, जी, है। जी, आत्मा को तृप्त करता है। आत्मा को तृप्त करता है। और ये जो समयबद्ध रागदारी के बड़े पक्षधर थे, तो जब मैंने ये बात कही कि आपने जो है बैजू बावरा में उनसे पूरी रागमाला गवाई थी, सुबह के लेकर के और रात के रागों की, इतना खुश हुए कि मैं आपसे क्या बताऊं। बोले भाई बेटा, तुम इस ये चीज ये एक्चुअली उनके लिए भी एक प्रसन्नता का विषय था कि जो प्रश्न पूछने वाला है उसको भी जानकारी है। नहीं, चूंकि वो टेक्निकलिटी। जानकारी इसलिए थी कि मेरा शौक था, और शौक इसलिए था कि उसमें दम था। उसमें दम मेरी था। तारीफ नहीं है, उसने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैंने उसके बारे में जाना। और मैं एक चीज ये करता था कि अगर मेरी किसी फिल्म की कास्टिंग क्रेडिट छूट जाए तो मुझे लगता था फिल्म के पैसे जाया हो गए, बेकार हो गए, क्योंकि सारा खेल तो उसी में होता था। अब जो बात इन्होंने बताई, मैंने कहा साहब देखिए, आपने जब सोहनी महिवाल में महेंद्र कपूर को लिया, बोले हाँ भाई, उसमें मेरे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि भाई लड़का नया आया है, इसको मौका देना चाहिए, तो चांद चुका और शागिर्द तारे थे डूबे। मोहम्मद रफी साहब। हाँ,
तो चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, इश्क बहुत चला है उससे मिलने, जुल्म की बदली छाई, तो वो गाना महेंद्र कपूर साहब ने बिल्कुल रफ़ी स्टाइल में काफी साथ गाया। हैं। और बिल्कुल, काफ़ी ऊंची ताने उसी तरह की, मतलब कोशिश की और कामयाब भी रहे, क्योंकि रफ़ी साहब उसमें उनके न सिर्फ मेंटर थे बल्कि असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। तो महेंद्र कपूर को उसमें काफ़ी जो लाने में जो योगदान मैं कहूँगा उसमें रफ़ी साहब का था। नौशाद साहब तो बिल्कुल अगर साहब, ना चाहते तो नहीं होता। नौशाद साहब बिल्कुल तो साहब। चाहते ही थे कि एक नए कलाकार को मौका मिले। उसके बाद आप देखिए गंगा जमुना में भी कई गानों में महेंद्र कपूर की आवाज़ आई है। लोग कहते हैं कि बाद में एक आरोप लगता है कि साहब उसके बाद महेंद्र कपूर को उन्होंने नहीं बुलाया, जबकि महेंद्र कपूर, अगर आप गंगा जमुना फिल्म गौर से देखेंगे, भले क्रेडिट्स में नाम ना आया हो, कि इसमें मुझे याद नहीं क्रेडिट्स में नाम था या नहीं, लेकिन गाने में वो हैं और नुमाया है। आपने कई हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, तो आगे भी ये संस्मरण हम आपसे जानना चाहेंगे। आज अब ये नौशाद हस्ती साहब तो से ज्यादा बताइए। मैं कहूँगा कि और हस्तियों के पास मुझे जाना पड़ा, ये हस्ती खुद मेरे पास आई थी। मैं उस हाँ, हस्ती ये को बहुत सलाम एक करता हूँ। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली सौभाग्य है आपका। और कहीं ना कहीं ईश्वर की प्लानिंग रहती है हर चीज, ये सौभाग्य वाली बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और पुनः हम नमस्कार। आपको आमंत्रित करेंगे अपने चैनल पे। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच।